द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। ये मूवी बेस्ड है स्मल हॉन्टिंग केस पर, जो आज तक के सभी कंट्रोवर्शियल पैरानॉर्मल केसेस में से एक माना जाता है। सब कुछ शुरू हुआ अगस्त 1973 पेंसिल्वेनिया में। एक फैमिली ने नया घर खरीदा क्योंकि उनका पहला घर एक साल पहले ही तूफान की वजह से बर्बाद हो गया था। जैक और जैनेट स्मल एक वर्किंग क्लास कैथोलिक कपल थे जो चेस स्ट्रीट 327-328 नंबर के डबल ब्लॉक घर में शिफ्ट हुए। जैक नेवी में था और बाद में एक न्यूरोसाइकाट्रिक टेक्नीशियन बन गया। जैनेट एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी और साथ साथ अपनी 4 बेटियों को भी, जिनके नाम थे डॉन, हेदर और ट्विंस शैनन और केरन। जैक के पेरेंट्स जॉन और मेरी स्मल भी घर के दूसरे ब्लॉक यानी 327 में रहते थे। काफी महीने सुकून से गुजारने के बाद जनवरी 1974 में पहली बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई, जिसे फैमिली ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। जैक की मॉम मेरी स्मल ने एक नई रेड कारपेट खरीदी जो एकदम साफ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ा गोल तेल का दाग उस कारपेट पर बन गया। चाहे जितनी बार साफ कर लो वो दाग वापस आ जाता। आखिर में फैमिली ने हार मान ली और कारपेट को फेंक दिया। एक वाटर पाइप इसी तरह से पहले टूट गया और फिर अपने आप ही ठीक हो गया। रेडियोज अपने आप ऑन ऑफ होने लगे, रिपेयरिंग टूल्स गायब होके किसी दूसरी जगह मिलने लगे। जैक के टीवी को अचानक अपने आप आग लग गई। नया इलेक्ट्रिक स्टोव बिना किसी वजह के खराब हो गया और जैक की नई कार की वायरिंग भी अपने आप जल गई। यहाँ तक कि घर को रेनोवेट करना भी मुश्किल हो गया था। दीवारों को पेंट करने के बाद भी वो पुरानी दिखाई देती। 30 अलग अलग प्लम्बिंग जॉइंट्स बार बार लीक करते रहते। नए सिंक और बाथटब पर भी स्क्रैचेस पड़ने लगे। अगले साल 1975 तक डिस्टर्बेंसेस और ज्यादा हो गए। ड्रॉर्स और कबर्ड्स अपने आप खुल जाते, टॉयलेट खुद फ्लश हो जाता, घर में एक सड़े हुए गोश्त की स्मेल फैल जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। रात में सीढ़ियों पर खदमों की आवाज सुनाई देती और दीवारों पर नॉक की आवाजें। 1977 तक सब कुछ वायलेंट हो गया। दीवारों पर गहरे स्क्रैच मार्क्स बनने लगे। अप्लायंसेस लगातार खराब होते रहे, चाहे जितना भी रिपेयर करवा लो। रात को जैनेट को अक्सर लगता था कि उनके बेडरूम में उन्हें नींद में कोई डिस्टर्ब करता है। 1985 में जैक की बड़ी बेटी डॉन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसने अपने बेडरूम में हवा में तैरते हुए लोगों को देखा। जैनेट को एक बार फोर्सफुली स्टेयर से धक्का दिया गया, यहाँ तक कि उनके डॉग को भी हवा में उठा के दीवार पे पटक दिया गया। जैनेट की छोटी बेटी पर एक बार डाइनिंग हॉल का शैंडलियर भी गिर गया। फॉर्चुनेटली उसे सिर्फ थोड़ी सी चोट आई और वो बच गई। नेबर्स ने भी रिपोर्ट किया कि जब फैमिली कैंपिंग के लिए गई थी तब उन्होंने घर से चीखों की आवाजें सुनी और स्मल्स का क्लेम था कि उस डीमन ने उन्हें कैंपिंग तक फॉलो किया था। जैक ने यह भी क्लेम किया कि एक फीमेल डीमन ने उस पर अटैक किया और उसे हरास करने की कोशिश की जब वो आराम से टीवी देख रहा था। करीब 10 साल तक ये सब झेलने के बाद 1986 में स्मल्स ने हेल्प के लिए फेमस डीमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरन से कांटेक्ट किया। वॉरन्स ने उनका घर चेक किया और कंक्लूड किया कि एक डॉर्मेंट डीमन जाग गया है और डॉटर्स की प्यूबर्टी से एनर्जी खींच रहा है, जो डीमंस या जिन के केसेस में कॉमन है। वॉरन्स ने क्लेम किया कि घर में 4 एंटिटीज है, एक बूढ़ी औरत, एक वायलेंट लड़की, एक आदमी जो घर में ही मरा था और सबसे डेंजरस एक डीमन जो बाकी 3 स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था। इस बात को मेरी एलिस रिंकमैन नाम की एक साइकिक औरत ने भी कंफर्म किया था कि घर में 4 स्पिरिट्स है। उसने एक मर्डरर पीटर, एक बूढ़ी औरत एबिगेल और एक डीमन को आइडेंटिफाई किया, लेकिन चौथे स्पिरिट के बारे में वो कुछ कह नहीं पाई। एड ने फादर मैकेना को बुलाया, जिन्होंने पहले भी 50 से ज्यादा एग्जॉर्सिज्म्स किए थे। उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया, लेकिन इससे डीमन और ज्यादा भड़क गया। वॉरन्स ने बताया कि फैमिली अब सेकंड डिमोनिक स्टेज यानी ऑपरेशन में है, जहां उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैनेट को एक रात उस एंटिटी ने कई फीट हवा में उठा लिया, उसे दीवार से टकरा दिया और वापस बेड पर पटक दिया। और इसी दौरान जैक को उस एंटिटी ने बिल्कुल पैरालाइज कर दिया ताकि वो कुछ कर ना सके। स्मॉल केस की न्यूज अब चारों ओर फैल गई और इस केस को मीडिया अटेंशन मिल गया। टीवी रिपोर्टर्स, इन्वेस्टिगेटर्स और स्केप्टिक्स ने इनके घर को घेर लिया, लेकिन स्केप्टिक्स का कहना था कि सब कुछ पब्लिसिटी और पैसों के लिए किया गया है। इसी टाइम पे यूजीन क्लार्क नाम के फादर स्मल्स के घर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और 2 रातें वहीं गुजारी, लेकिन उन्होंने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं देखी और यही बात उन्होंने चर्च को भी रिपोर्ट कर दी। और इसी तरह पॉल कर्ट्ज, जो एक कमेटी चलाते थे जो आज कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया और कहा कि गंदी स्मेल एक सीवर पाइप के टूटने से आ रही थी और जो अजीब आवाज दीवारों से आती थी वो डॉन के रूम से आ रही थी, जिसे उन्होंने अटेंशन सीकिंग बताया। इस बात को और कंफर्म करने के लिए पूरी फैमिली को साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए कहा गया, लेकिन स्मल्स ने टेस्टिंग करने से मना कर दिया। 1987 में फादर मैकेना ने तीसरा एग्जॉर्सिज्म किया जो पहले सक्सेसफुल लगा और करीब 3 महीनों के सुकून के बाद फिर से एक्टिविटी देखी गई। जैक ने एक ब्लैक फिगर देखा जो उसे पोजेशन के स्टेज में ले जाने की कोशिश कर रहा था। जैनेट और मेरी ने भी इस ब्लैक फिगर को किचन में देखा। 1988 में
पब्लिक और मीडिया के प्रेशर ने कैथोलिक चर्च को मजबूर कर दिया कि वो स्मॉल्स के घर एग्जॉर्सिज्म करवाए, जबकि चर्च को इसकी कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई। फिर फाइनली 1989 में कैथोलिक चर्च ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि घर में कोई डिमोनिक एक्टिविटी का एविडेंस नहीं मिला। चर्च ने वॉरेंस को भी केस से अलग कर दिया, लेकिन स्मॉल्स अब भी मानते थे कि उनका केस एकदम रियल है। उनका कहना था कि डीमन घर के साथ नहीं बल्कि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। इस पूरे केस पर रॉबर्ट क्यूरन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हॉन्टेड अ फैमिलीज नाइटमेयर। ये बुक जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस गई, स्मॉल्स उस घर से हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए, जिस पर स्केप्टिक्स का कहना था कि उनका मोटिव पैसा था, क्योंकि 1986 के दौरान स्मॉल्स ने रॉबर्ट क्यूरन के साथ एक बुक डील साइन किया था और 1991 तक इनकी कहानी पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था द हॉन्टेड। लेकिन असल में उन्हें इन चीजों से कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, बल्कि उनके पड़ोसी और लोकल चर्च उनका मजाक बनाते थे। यहाँ तक लोकेलिटी के लोग भी तरह तरह से उन्हें सताते थे। तो क्या उन्होंने ये सब झेला क्योंकि ये झूठ था, या फिर ये सब कुछ रियल था? अब ये तो क्लियर नहीं कि वहां से शिफ्ट होने के बाद फैमिली के साथ कोई डिमोनिक एक्टिविटी हुई या नहीं, क्योंकि स्मॉल्स के अकॉर्डिंग 15 साल से भी ज्यादा उनके साथ एक काला साया रहता था जो उन पर हमेशा नजर रखता था, उनका सुकून छीनता था, उन्हें तरह तरह से परेशान करता था, यहाँ तक कि उन पर हमला भी करता था। अब कुछ लोग उनकी कहानी पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग इसे बनावटी या झूठ मानते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, चाहे सच हो या कहानी, स्मॉल हॉन्टिंग केस एक ऐसा केस है जिसे वॉरेंस जैसे एक्सपर्ट्स भी सॉल्व नहीं कर पाए और जो पैरानॉर्मल केसेस की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। This is the hallway where the family has experienced the rappings all the way down the hallway, where they have experienced the voices, some sort of magic whispering, but they also are able to distinguish the fact that there are a conversation going on between a man and a woman. The master bedroom is where a good deal of the phenomena has occurred, where Janet, sleeping on this side of the bed, has been pulled out by her legs. The dog, Jason, will sleep on this side. I gave reference earlier to the howling noise that would come from the dog. This is where he would be laying. This is where Jack was hit. These are also the walls where they will hear and experience the rapping sounds. This television set, although I don't remember discussing it during our interview, unplugged or not on, will become illuminated like a bright light. No picture on it, but they will actually see that light up. They will get a buzzing sound that seems to be associated with this tape recorder that is on. The buzzing sound actually is probably not coming from the tape itself, but actually altering the state of consciousness of the people in the room, Jack and Janet. This is the room occupied by the 13-year-old girl and the 16-year-old girl. Most of the phenomena that occurs in this room seems to happen in and around the closet area, although in this room we have had the disappearance and reappearance of personal objects of the two teenage girls.